पूजा की शादी दीपक से हो जाती है और पूजा अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है और उसकी मुंह दिखाई पर उसकी सास सुषमा उसे नेकलेस देती है। तभी पूजा को पता चलता है कि दोनों की पसंद एक ही है। तभी पूजा बोलती है, मम्मी जी, ये नेकलेस सेट तो मुझे भी पसंद है। सच में कितना प्यारा है ना ये। अच्छा, ये तो मुझे भी बहुत पसंद आया, तो मैंने तेरे लिए ही खरीद लिया। अच्छा ये बता, तुझे और क्या पसंद है? मुझे तो आराम करना पसंद है, एक बार भी आराम करने को नहीं बोला। क्या सोचने लगी बिटिया? ऐसा करो, हाथ मुंह धोकर आराम कर लो। पूजा फ्रेश होकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। पूजा अपने कमरे में आराम कर ही रही होती है। थोड़ी देर में उसकी सास उसके कमरे में जाती है। तभी पूजा उठकर बैठ जाती है। सुषमा उसे रोकते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं बाद में आती हूँ। मम्मी जी, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही है, आप बैठो मेरे पास आकर। शायद यहाँ सब नया सा है, इस वजह से। हाँ याद आया, तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुझे खाने में क्या पसंद है। मुझे तो मम्मी गोलगप्पे, दही भल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, कड़ी चावल, पनीर टिक्का। अरे ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, हम दोनों की पसंद तो बिल्कुल एक जैसी है। आप तो शक्ल से ही चटोरी दिखती हैं। अच्छा सच में माँ जी, आपको ये सब पसंद है? बेटा सब्जी में क्या बनाए, कई दिनों से ना मुझे सब्जियों में कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। मम्मी जी, पनीर बना देती हूँ मैं, अगर आप कहे तो। अरे बेटा, आज तुमसे खाना थोड़ी ना बनवाऊंगी, तुम कल से बना लेना। अच्छा ठीक है, मैं भी आपके साथ किचन में चलूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और रात को दीपक जब घर आता है तो उसको ये पता चलता है कि उसकी मम्मी और उसकी पत्नी की पसंद मिलती है। दीपक फ्रेश होकर खाना खाने के लिए अपनी जगह बैठ जाता है। तभी सुषमा अपने बेटे को खाना खिलाते हुए बोलती है, दीपक बेटा, पूजा और मेरी पसंद बहुत मिलती है। वो कैसे मम्मी? आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे क्या? नहीं नहीं, जो मैंने बहू को नेकलेस सेट दिया था तो उससे पहले ही उसको पसंद आ गया था। तो और जो खाने में भी इसे पसंद है वो मुझे भी पसंद है। ये तो अच्छी बात है मम्मी, अब तो आपको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। हाँ बेटा, हमारी पसंद तो सेम टू सेम है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद सुषमा के पास उसकी बहन का फोन आता है। उसको पता चलता है कि उसकी बहन के पोता हुआ है। उसके कुआं पूजन पर सबको आमंत्रित किया गया है। तभी सुषमा अपनी बहू से बोलती है, बहू मार्केट चलना है, मीना का पोता हुआ है, कुआ पूजन है, उसने हमको बुलाया है। जी मम्मी जी, कब का है कुआं पूजन और क्या लेकर चलना है बच्चे के लिए? बुधवार का बता रही थी, देखो क्या पसंद आता है, कल चलते हैं मार्केट, वहीं देखते हैं। दिन गुजर जाते हैं। अगली सुबह होते ही दीपक को ऑफिस भेजने के बाद मार्केट चले जाते हैं और सुषमा की नजर एक सुंदर से रोम्पर पर जाती है और वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, इसको क्या बोलते हैं? देखो ना जरा, वो नीला सा कपड़ा टंगा हुआ है, बढ़िया लग रहा है ना? मम्मी जी, वो रूम पर है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। भैया कितने का है ये रोम्पर सूट? 2000 का है। हैं? 2000? पर वो 7 वाला तो 1500 में दे रहा है। तो आप वहीं से ले लो ना, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो आंटी जी? यह कलर नहीं था इसलिए नहीं लिया, मेरी बहू को यही पसंद आ रहा है। दुकानदार से बहस करती हुई सुषमा को उसकी बहू रोकती है और बोलती है, मम्मी जी, ये अच्छा लग रहा है, ले लो, ये इतना ही महंगा आता है। पूजा और उसकी सास कपड़े लेकर दुकान से निकल जाती है और बाजार में चलते चलते अपनी बहू से बोलती है, बढ़िया लग रहा है ना ये रोम्पर? अब तू मुझे कब दादी बना रही है? अब तो मीना भी दादी बन गई है, कब बनाएगी मुझे दादी? चलो मम्मी, इस दुकान से साड़ी लेते हैं, इसके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ होती है। मैंने अपनी शादी के लिए भी यहीं से साड़ियाँ खरीदी थी। अच्छा, बहुत सुंदर थी साड़ी तो, अब तो यही लेनी पड़ेगी। पूजा और पूजा की सास दुकान में चले जाते हैं और दुकानदार से अपने अपने लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ निकलवाते हैं। दुकानदार निकाल कर दिखाता रहता है। दोनों सास बहू बहुत सारी साड़ियाँ देखती है, मना करती रहती है। इस बार पूजा की नजर एक डमी पर जाती है जो कि बहुत सुंदर साड़ी पहनी होती है। साड़ी पर उसकी नजर जाती है और वो बोलती है, भैया ये वाली साड़ी दिखाना जरा। हाँ, ये वाली मुझे अच्छी लग रही है। साड़ी तो बढ़िया है, मेरे लिए भी यही निकाल दो भैया। माता जी, हमारे पास बस एक साड़ी बची हुई थी। अरे ऐसे कैसे, सही से देखो मिल जाएगी। माता जी, इस साड़ी के बस 4 पीस आते हैं और ये लास्ट वाली है जो बची हुई है। इसके पैसे कितने हैं बता, देख लो, सही दाम लगाना। 5000 की है माता जी। देखिए साड़ी एकदम बढ़िया है, आप पहनेंगी ना तो मस्त लगेंगी। अच्छा, कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा क्या? आपके लिए आखिरी 4500 लगा दूंगा। ना ना, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो बस 4000 ही दूंगी,
इससे ज्यादा नहीं देने वाली मैं तो। देना है तो दे दो। और हाँ, एक और साड़ी दिखा दो मेरी बहू के लिए बढ़िया सी, बिल्कुल ऐसी ही। नहीं मम्मी जी, मुझे यही पसंद है, मैं यही लूंगी। बेटा तो दूसरी देख ले, मुझे भी यही पसंद आ रही है। मम्मी जी, पहले मेरी नजर इस पर गई थी, मैं यही साड़ी लूंगी। इस कलर की मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, आप अपने लिए दूसरी देख लीजिए। बोल मत, पैसे कम मैंने करवाए हैं, मैंने भी साड़ी पसंद करी है। हाँ तो क्या हुआ, पैसे तो आपके ही बेटे देंगे ना। पूजा और सुषमा के बीच बहस चलने लगती है और पूजा साड़ी उठा लेती है। उसके हाथ में से सुषमा साड़ी खींचती है। दोनों साड़ी एक एक कोने से पकड़कर खींचते रहते हैं। तभी साड़ी बीच में से फट जाती है और दुकानदार बोलता है, अरे मेरी दुकान के आगे भीड़ मत लगाओ, पैसे दो, निकलो यहाँ से। तभी सुषमा फटी साड़ी को देखकर छोड़ देती है। दुकानदार जिद करके दोनों से पैसे मांगता है। तभी पूजा बोलती है, आपकी वजह से ये फटी है, तो अब आप ही इसके पैसे भरोगी। मैं क्यों भरूंगी, तू भी तो इसे खींच रही थी। मैंने तो तुझे मना किया था कि ऐसे मत कर, लेकिन तूने तो मेरी बात ही नहीं मानी। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है आप लोगों ने। अगर झगड़ा खत्म हो गया हो ना तो मुझे मेरे पैसे दे दो और दुकान से जाओ। पूजा दुकानदार को पैसे देती है और फटी हुई साड़ी लेकर घर आ जाती है। शाम को जब दीपक घर आता है, पूजा और उसकी सास मुंह फुलाए अलग अलग बैठी होती है। दीपक दोनों को मुंह फुलाए हुए देखता है और अपनी माँ को देखकर बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों का चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? कोई बात हुई है क्या? तुम दोनों इतने चुपचाप क्यों नजर आ रहे हो? सुषमा वहाँ से चली जाती है। इतने में दीपक पूजा से पूछता है तो पूजा दीपक को बताती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मम्मी जी से मेरी लड़ाई हो गई। ऐसी क्या बात हो गई जो दोनों की लड़ाई हो गई? हम दोनों को एक ही साड़ी पसंद आई और वो फट गई। उनकी वजह से, एक ही साड़ी थी दुकान पर, वो भी। दोनों की एक ही पसंद है, फिर भी लड़ाई हो गई? जरूरी थोड़ी है कि दोनों एक ही साड़ी के लिए लड़ो। तुम कुछ और पहन लेती। अब ऐसा करो, उसका सूट सिलवा लो। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं उसका आज ही सूट डालने जाती हूँ। पूजा उस फटी हुई साड़ी को लेकर जाती है और उसकी सास उसे बाहर जाते हुए देखकर बोलती है, रुक बहू, मुझे भी वो साड़ी का कपड़ा बहुत पसंद आया है, मैं तो सूट सिलवा लेती हूँ इसका। आप सेम मेरे जैसे कपड़े पहन कर जाएंगी, आप कुछ और पहन लीजिए ना। मुझे वही पसंद है, मैं उसका ही सूट सिलवा कर पहनूंगी। जब इसमें मेरी क्या गलती है, दोनों को जब एक ही पसंद है तो। आप ऐसा करिए मम्मी जी, आप सूट सिलवा लीजिए, मैं अपनी दूसरी साड़ी पहन कर चलती हूँ। ना तो सेम कपड़े होंगे और ना ही लड़ाई होगी। क्यों मम्मी जी, अच्छा आइडिया है ना? हाँ बहू, आइडिया तो बढ़िया है तेरा। तू तो हर कपड़ों में सुंदर दिखती है, तुझ पर तो हर रंग अच्छा लगता है। तू कुछ भी पहन ले, सब चलेगा, सब बढ़िया लगेगा। सुषमा और उसकी बहू जाने के लिए अपनी सारी तैयारी कर लेती हैं और दोनों अलग अलग कपड़े पहन कर आती हैं और कुआं पूजन में जाने के लिए घर से साथ निकलती हैं। पूजा और सुषमा की एक पसंद की बहस खत्म होती है और दोनों एक साथ कुआं पूजन पर जाती हैं। वरना तो दोनों की पसंद मिलने की वजह से दोनों ने ही कितना ड्रामा किया, लेकिन अंत भला तो सब भला। मधु अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। मधु एक स्कूल टीचर थी। एक दिन सुबह के समय वो टीवी ऑन करके हॉल में बैठी न्यूज देख रही होती है। तभी उसका पति अजय ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर हॉल में आता है और मधु से कई बार नाश्ते के लिए बोलता है, लेकिन मधु टीवी देखने में इतनी बिजी होती है कि उसे अजय की आवाज ही नहीं सुनाई देती है। तभी अजय सोफे से रिमोट उठाकर टीवी बंद कर देता है। अजय जी, आपने ये क्या किया? रिमोट दीजिए ना, कितनी इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही थी, आपने टीवी ही बंद कर दिया। ऐसा भी कोई करता है क्या? तो तुम्हारे जैसा बहरा बन के कोई बैठा है क्या? मैंने इसलिए टीवी बंद कर दिया ना, क्योंकि पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रही। हाँ, नहीं सुना होगा, मैं न्यूज देखने में बिजी थी। अब जल्दी से रिमोट दीजिए या पूरी न्यूज निकल जाएगी, तब देंगे। निकल जाने दो, वैसे भी तुम्हारे न्यूज देखने से ना मुझे क्या फायदा। हमेशा हर चीज में अपना फायदा ही देखते हैं आप, कभी किसी और का भी फायदा देख लिया कीजिए। मेरे पास ना दूसरों के लिए टाइम नहीं है, तुम जल्दी से नाश्ता दे दो मुझे, मैं निकलूं ऑफिस के लिए, वरना मैं ही ऑफिस की ना ब्रेकिंग न्यूज बन जाऊंगा। पहले रिमोट दीजिए, उसके बाद सोचूंगी, तभी चाहे आपको कुछ खाने को मिले। नहीं, पहले नाश्ता दो, उसके बाद तब मैं भी ना सोचूंगा कि तुम्हें रिमोट देना है या नहीं। अजय और मधु आपस में रिमोट को लेकर लड़ ही रहे होते हैं कि तभी मधु की सास कावेरी वहाँ आती है और अजय के हाथों से रिमोट लेकर मधु को दे देती है। मिल गया ना रिमोट, अब जाकर अपने पति के लिए नाश्ता लेकर आ, उसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। माँ, आपने ये सही नहीं किया, हमेशा अपनी बहू का साथ देती हो, कभी अपने बेटे का भी साथ दे दिया करो।
मैंने जो किया सही किया। जब तुझे पता है कि बहू को न्यूज़ पसंद है तो उसकी टीवी बंद करने की क्या जरूरत थी? पंगे भी तू ही लेता है ना। माँ जी, मैं भी इनको यही कह रही थी, लेकिन इन्हें मेरी बात समझ में कहाँ आती है। अब तेरा काम बन गया ना, अब जा अपने पति के लिए नाश्ता लेकर जा जल्दी से। कावेरी के कहने पर मधु चुपचाप रसोई में चली जाती है और कुछ देर बाद एक थाली में नाश्ता लगाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और खुद जाकर सोफे पर बैठकर आराम से टीवी ऑन करके न्यूज़ देखने लगती है। माँ देखिए, आपकी बहू ना फिर खाली हाथ आकर बैठ गई, नाश्ता लेकर नहीं आई। जाइए, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा हुआ है, जाकर कर लीजिए। अगर नाश्ते की थाली यहाँ लेके आ जाती तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी घिस जाती क्या? नहीं, घिस तो नहीं जाते, बस मेरा मूड नहीं किया आपके हाथों में नाश्ता देने का। मधु की बात सुनकर अजय चिढ़ जाता है और गुस्से में उठकर डाइनिंग टेबल पर चला जाता है और नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मधु भी अपने घर के कामों में लग जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन मधु फोन में चंद्रयान लॉन्च होने की खबर सुनती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और भागकर अपनी सास के कमरे में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास अपनी पड़ोसन कमला के साथ बातें कर रही होती है। माँ जी, ये देखिए, हमारा भारत कितना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हमारा भारत फिर से चंद्रयान लॉन्च कर रहा है। अगर ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया ना, तो हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी। बहू, तू तो इतनी खुश हो रही है जैसे मानो ये चंद्रयान तूने ही तैयार किया हो और तुझे ही अवार्ड मिलेगा अगर ये मिशन पूरा हो गया तो। आंटी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? इस समय का सभी भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार था। इस मिशन से हमारे भारत की शान जुड़ी है, लोगों की उम्मीद है ये, और आप हैं कि इस चीज को इतना हल्के में ले रही हैं। हाँ तो क्या करे, मोहल्ले में मिठाई बांटे इसके लिए। जा यहाँ से, बिना बात के टोक दिया हमें। मैं भूल ही गई थी हम दोनों क्या बातें कर रहे थे। भूल तो मैं भी गई कावेरी कि हम क्या बातें कर रहे थे। माँ जी, आप लोग पंचायत करने के सिवा और कौन सी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को देश दुनिया में क्या हो रहा है इस बात में तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है। बहू, तू हमारी इंसल्ट कर रही है। तुझे तमीज नहीं है बड़ों से किस तरह बात की जाती है। सुनाने में आप कौन सा कसर छोड़ देती हैं जो मैं छोड़ दूं? मधु इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन मधु अपने स्कूल में पहुँचती है, जहाँ वो टीचर थी। अपने स्कूल फंक्शन में भी सभी टीचर के लिए चंद्रयान पर स्पीच रखवा देती है, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी टीचर हैरान रह जाते हैं। तभी उसकी एक सहेली मीना उससे बोलती है, मधु, तू ये क्या कर रही है? ये फंक्शन स्कूल के बच्चों के लिए रखा गया है, इसमें तू हम टीचर्स को क्यों फंसा रही है? इसमें फंसाने वाली क्या बात है? टीचर स्पीच नहीं देती है क्या? और चंद्रयान तो सबसे अच्छा टॉपिक है स्पीच के लिए। लेकिन चंद्रयान लॉन्च होने वाला है, ये तो सबको पता है। इसमें स्पीच वाली क्या बात है? तुझे तो पता ही है हमारा स्कूल कितना बड़ा है और यहाँ होने वाले सभी फंक्शन को न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है। कहीं कुछ गलत निकल गया, बिना बात की इंसल्ट हो जाएगी। क्यों क्यों इंसल्ट हो जाएगी? चंद्रयान लॉन्च होने वाला है, सबको पता है। अगर कोई ऐसा होगा जिसे पता नहीं होगा तो हमारे स्कूल के फंक्शन में होने वाली चंद्रयान स्पीच में सबको पता चल जाएगा। ये तो अच्छी बात है। एक साथ सभी बच्चों बड़ों सबको इनके बारे में पता चल जाएगा कि चंद्रयान लॉन्च होना हमारे भारत के लिए कितने गर्व की बात है। तेरी बात सही है, लेकिन हम भी इंसान ही हैं। अगर कोई गलती हो गई तो बिना बात के सबके सामने मजाक बनकर रह जाएंगे हम। तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक टीचर होने के नाते बच्चों को अपने देश में हो रहे हर एक नए बदलाव के बारे में बताना हमारा फर्ज है। इसलिए अगर तुम्हें नहीं देना है चंद्रयान पर स्पीच तो मत दो, लेकिन मैं तो दूंगी। हाँ बिल्कुल, खुद तो कुएं में कूदेगी ही, साथ में हमें भी लेके कूदेगी। मैं सिर्फ एक टीचर होने का फर्ज निभा रही हूँ। इसी बहाने ये तो पता चलेगा कि कौन सा टीचर कितना अपडेटेड है, क्योंकि जब टीचर ही अपडेटेड नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे। मधु इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और बच्चों के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन कोई भी टीचर चंद्रयान के बारे में अच्छे से नहीं बता पाता है। जिसके बाद मधु का नंबर आता है। चंद्रयान 3 धरती से चांद तक की अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा। ये चंद्रमा के लिए भारत का तीसरा मिशन है, जो शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च होगा।
श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इससे पहले भी भारत ने 2 बार और प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। मधु की स्पीच सुनकर वहाँ खड़े सभी स्कूल टीचर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमला मधु को टीवी पर देखकर दंग रह जाती है और भागकर उसके घर जाती है और उसकी सास कावेरी को टीवी ऑन करके उसकी बहू की स्पीच सुनवाती है। हे भगवान, लो अब ये मेरी बहू का चंद्रयान इसके स्कूल में भी शुरू हो गया है। इसे लगता है सिर्फ इसे ही हर चीज के बारे में जानकारी है, बाकी लोग तो जैसे पागल हैं दुनिया में। इसीलिए ये सबको चंद्रयान पर प्रवचन देना शुरू कर गई है। लेकिन अच्छा ही तो है कावेरी, इसी बहाने हम जैसी औरतों को जिन्हें चंद्रयान के बारे में कुछ नहीं पता था, कम से कम हमें भी तो पता चल गया ना। वो बात तो सही है तेरी, मेरी बहू हमेशा अपडेटेड रहती है। थोड़ी देर बाद कमला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और चंद्रयान लॉन्च होने का टाइम आ जाता है। चंद्रयान लॉन्च होते ही मधु फ्रिज से मिठाई निकालकर पूरे मोहल्ले में बांटती है। साथ ही अपनी सास और पति का भी मुंह मीठा करवाती है। बहू, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही है? माँ जी, चंद्रयान लॉन्च होने की खुशी में। आपने ही तो कहा था कि जैसा तेरा चंद्रयान लॉन्च होगा ना, उसके अगले दिन ही मिठाई बांट देना, तो बस मैंने बांट दी। मधु की बात सुनकर कावेरी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। इस तरह से मधु चंद्रयान लॉन्च की खबर जिन्हें नहीं पता होती उन तक भी पहुंचा देती है। मधु सुबह के समय अपना पेट पकड़े घर के हॉल में बैठी होती है। तभी उसकी माँ अनीता मंदिर से आती है और पूजा की थाली टेबल पर रखकर आराम से सोफे पे बैठ जाती है। बेटी, थोड़ी रसोई में जाकर ना फ्रिज से मेरे लिए ठंडा पानी ले आ, साथ ही ना गैस पर चाय भी चढ़ा दियो। अरे दादा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, आप ये सब काम मुझे बोल रही हैं? मैं जाकर करूँगी ये सारे काम। नहीं नहीं बेटा, तुझे थोड़ी बोल रही हूँ, मैं तो पड़ोस की बेटी को बोल रही हूँ। भला तू ये सब काम क्यों करेगी? अच्छा फिर ठीक है, बोलो बोलो, जितना काम बोलना है बोलो, 1-2 काम मेरे भी करवा देना। क्या ठीक है पागल लड़की, जब मैंने सारा काम तेरे सर पर हाथ मार के बोला है तो भी तुझे यही लग रहा है कि मैं किसी दूसरे को काम बोल रही हूँ। जाकर जो काम बोला है ना वो कर, काम ना काज की, दुश्मन अनाज की। माँ देखो, मैं अपनी जगह से हिलने वाली नहीं हूँ। मेरे पेट पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। मेरी जगह आप रसोई में जाओ और मेरे लिए काढ़ा बना कर लाओ ताकि मेरा थोड़ा दर्द कम हो। अच्छा, मैडम को पीरियड्स हो रहे हैं, जैसे दुनिया में तू ही एक लड़की है जिसे ये दिक्कत है। ना जाने किस मिट्टी की बनी है तू। अरे और लड़कियों को भी तो पीरियड्स होते हैं ना, वो भी काम करती हैं। और एक तू है कि महारानी बनी हुई है, बिस्तर से पैर ही नीचे नहीं रखती। ना रखती हूँ और ना ही रखूंगी माँ। आपको पता है कि मुझे कितना दर्द होता है, उसके बाद भी आप मुझे ताने मार रही हो। बताओ, आप मुझे काढ़ा बनाकर दोगी या नहीं? अरे नहीं दूंगी तो क्या ही करूंगी, पूरा दिन तेरा ये नाटक देखने से तो अच्छा है कि तुझे काढ़ा बना कर दे दूं। मेरी तो किस्मत में ही लिखा है जिंदगी भर काम करना, मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है। अनीता इतना कहकर गुस्से में उठकर रसोई में चली जाती है और थोड़ी देर बाद मधु के लिए काढ़ा लेकर बाहर आती है। लीजिए मैडम अपना काढ़ा, और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इतनी खुश हूँ कि माँ हो तो आपके जैसी। कितनी अच्छी हो आप। बस रहने दे, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। काढ़ा पी ले और जैसे ही आराम हो जाए ना, कॉलेज जाकर अपना प्रोजेक्ट जमा करवा दे। अरे आज आखिरी दिन है, वरना रह ही जाएगा। माँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा है और आप मुझे कॉलेज जाने के लिए बोल रही हो। मेरे बस की नहीं है, मैं रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तू चक्कर खा या कुछ भी खा, मुझे उससे मतलब नहीं है। तुझे कॉलेज जाना है ना आज, मतलब जाना है। पढ़ाई को लेकर कोई मजाक नहीं। माँ ऐसा मत बोलो, प्लीज मुझ पर रहम करो, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। अरे दुनिया में तो अकेली लड़की नहीं है जिसे पीरियड्स हो रहे हैं, सभी को होते हैं बेटा। लेकिन ऐसे अपना काम नहीं छोड़कर बैठ जाते। जल्दी निकल तू कॉलेज के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मधु आराम से बैठकर काढ़ा पीने लगती है। अपनी माँ के बार बार कहने की वजह से थोड़ी देर बाद वो जैसे तैसे करके तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुँचते ही वो अपनी दोस्त नैना से मिलती है।
माँ ना हुई जेल की जेलर हो गई है, जब देखो हुक्म चलाती रहती है। क्या हुआ, तेरे मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? आज भी आंटी से डांट पड़ी है क्या, जो आते ही उनकी बुराई करने लग गई? हाँ यार, माँ ने तो दिमाग खराब कर रखा है। पीरियड्स के टाइम पर भी शांति से घर में आराम नहीं करने देती है। मैंने कितनी बार बोला कि मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज, लेकिन जब तक मेरी माँ ने मुझे कॉलेज नहीं भेज दिया, चैन से बैठी ही नहीं। यार तेरी माँ कितनी अच्छी है। यहाँ एक हमारी माँ है, चाहे पीरियड्स हो या तबीयत खराब हो, सारा काम करना पड़ता है। आंटी ने तो तुझे सिर्फ कॉलेज भेजा है, वो भी तेरे भलाई के लिए। अच्छा ठीक है, अगर तेरी रामायण पूरी हो गई हो तो चले, प्रोजेक्ट जमा कराने का टाइम हो रहा है और फिर मुझे घर भी जाना है, आराम करना है यार। हाँ ठीक है, चल यार चल। थोड़ी देर बाद नैना और मधु दोनों प्रोजेक्ट जमा करवा के अपने अपने घर निकल जाती हैं। समय बीतता है और मधु की शादी एक सुधीर नाम के लड़के से हो जाती है। शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद मधु दुल्हन की ड्रेस में अपने कमरे में बैठी होती है। तभी सुधीर कमरे के अंदर आता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है और मधु उसे रोककर कहती है, देखिए आप मेरे करीब मत आइए, मुझसे दूर रहिए। सॉरी बट जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारी सुहागरात नहीं हो सकती है। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर ऐसा क्यों? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत कर दिया जो तुम मुझे इतनी बड़ी बड़ी सजा दे रही हो? देखिए आप समझने की कोशिश करिए प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अभी किसी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ये क्या बात हुई? ऐसी भी कौन सी तबीयत खराब है जो हमारी सुहागरात नहीं हो सकती? बताओ, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ या जो तुम कहो वो बनवा देता हूँ। नहीं, मुझे कोई दवा की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ा अकेलापन चाहिए। मुझे सोना है, आप भी सो जाइए। मेरे पेट में और सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम्हें हुआ क्या है आखिर? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इस रात के लिए मैंने कितने सपने देखे थे, कितना कुछ सोचा था, लेकिन तुमने सबका सब खराब कर दिया। फिर इतना कहकर मधु का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर मधु उसका हाथ झटक कर बिस्तर से उठकर दूर खड़ी हो जाती है। ये देखकर सुधीर को बहुत गुस्सा आता है। तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा और तुम आराम से बिस्तर पर बैठ सकती हो। मैं बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे लगता है तुम मुझे पसंद तक नहीं करती हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाई है। कैसा पति मिला है मुझे, इशारों में बता दिया कि पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो है कि इशारा समझ ही नहीं पाया, लेकिन बाकी सारी फालतू बकवास समझ में आ गई। क्या सोचने लगी तुम? यही कि मुझसे पीछा कैसे छुड़ाओगी? अरे देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि हमारी सुहागरात नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे। तुम्हें क्या? आगे बोलो, चुप क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, जाने दीजिए। मैं समझ गया, अब तो मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। इस बात से अनजान सुधीर कि मधु सिर्फ पीरियड्स की वजह से उससे दूर भाग रही है, वो गुस्से में अपनी पिलो उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। उसे कमरे से निकलते हुए उसकी माँ सीमा देख लेती है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है और सुधीर के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तू यहाँ हॉल में क्यों लेटा हुआ है? जाकर अपने कमरे में लेट। लड़ाई हुई है क्या बहू से? माँ, लड़ाई करने के लिए भी बात होनी चाहिए। उसने तो मुझसे बात तक नहीं की। वो ऐसे कैसे कर सकती है? अगर वो इस शादी से खुश नहीं थी तो पहले मना कर देती। तेरी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? उसे तो मैं अभी बताती हूँ। जाने दो माँ, जो भी बोलना होगा सुबह बोलना। अभी रात हो गई है, सोने दो उसे। सुधीर इतना कहकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाता है, लेकिन सीमा को पूरी रात नींद नहीं आती। अगले दिन मधु जैसे तैसे उठकर तैयार होकर अपनी सास के कमरे में आशीर्वाद लेने के लिए आती है। जैसे ही मधु सीमा के पैर छूने के लिए झुकती है, सीमा अपने पैर पीछे कर लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपने अपने पैर क्यों पीछे कर लिए? आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी? जो मेरे बेटे को खुशी नहीं दे सकती है, उसी की सुहागरात पर उसे कमरे से बाहर निकाल सकती है। ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू नहीं मान सकती हूँ। तुझे शादी नहीं करनी थी तो पहले मना कर देती। अरे माँ जी, कल से आप सभी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, इसलिए मैंने सुधीर जी को अपने से दूर होने के लिए कहा। मैंने उन्हें इशारे में बताने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया और क्लियर बोलने में मुझे शर्म आ रही थी। अच्छा, तो ये बात थी। मुझे तो लगा कि तू शादी से ही खुश नहीं है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शादी से बहुत खुश हूँ।
बस पीरियड्स के दर्द से परेशान हूँ। कुछ दिनों की बात है, फिर मैं उन्हें अपने करीब आने से नहीं रोकूंगी। मधु और अपनी माँ की सारी बातें दरवाजे पर खड़ा सुधीर सुन रहा होता है, जिसे सुनकर उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत पछतावा होता है। यार ये मैंने क्या कर दिया, बिना पूरी बात जाने मधु को कितना कुछ सुना दिया। बेचारी वैसे ही परेशान थी अपनी तकलीफ से, मैंने और परेशान कर दिया। मुझे तो उसे सॉरी बोलना चाहिए। अब उसे सुहागरात पर पीरियड्स हो गए, इसमें उसकी गलती थोड़ी ना है। सीमा के जाने के बाद सुधीर कमरे में जाता है और सुहागरात पर हुई अपनी हरकत के लिए उससे माफी मांगता है। साथ ही उसकी हालत के बारे में जानने के बाद उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।